सबसे पहले मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का अभिवादन करते हुए आप सभी साथी छत्तीसगढ़ के तमाम जिले से अपना बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम लगा करके यहाँ पर उपस्थित हुए आप लोगों को भी अभिनंदन और इसका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन। आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक जी की आज 556वीं जन्म जयंती के अवसर पर बहुजन समाज के सभी मूल निवासियों को आज हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। गुरु नानक साहब उन्होंने एक अभंग लिखा था जिसको हम आपको पढ़ना चाहते हैं उस जयंती के मौके पर। उनका अभंग है, नीचान अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच, नानक तिन के संग साथ, बढ़िया सिंह का रीस। ये पंजाबी अभंग में है। मतलब जिन ब्राह्मणों ने नीच जाति के अंदर नीच जाति निर्माण की, जाति के अंदर जाति निर्माण की, ऐसी ब्राह्मणी व्यवस्था को हम लात मारते हैं, ऐसा उनका भावार्थ है। यानी इस देश में जिन महापुरुष से संत गुरु पैदा हुए, उन महापुरुषों ने इस देश में समता, स्वतंत्रता और समानता की बात पर अपनी जीवन और जवानी लगाए। और आज हम सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, इस उपस्थिति का कारण भी यही है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। क्या हम ये लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, मगर हमारे लोगों को एक बात नहीं समझ में आती कि लड़ाई किस प्रकार की लड़नी है। क्योंकि लड़ाई हम लड़े कैसे और कौन सी लड़ाई, अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो लड़ाई ना तो लड़ी जा सकती है, ना तो लड़ाई जीती जा सकती है। हम यहाँ पर आप लोगों को इसलिए आमंत्रित करवाए हैं, दूर से आकर के आप लोगों से इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि इसका आने का सार्थकता होनी चाहिए। बिना सार्थक हुए इतना श्रम लगा करके अगर आप आए और उसका कोई रिजल्ट ना आए तो इसका मतलब ये सारा निरर्थक हो जाएगा। तो साथियों, इस देश में लड़ाई किस प्रकार की चल रही है? दुनिया में लड़ाई 4 प्रकार की होती है। 4 तरीके की लड़ाई लड़ी गई। एक तो है समाज के लिए लड़ाई लड़ी गई, सामाजिक लड़ाई जिसे कहा गया। एक तो है आर्थिक लड़ाई, जिसको हम जब लड़ते हैं तो हम ये कहते हैं हम गरीब हैं और हम गरीबों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हम गरीबों को भी धन संपत्ति रखने का और नौकरी करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये आर्थिकता की लड़ाई, पैसे की लड़ाई हो जाती है। तीसरी लड़ाई हो जाती है धर्म की लड़ाई। हमें धर्म की लड़ाई लड़नी है। हमारी पहचान धर्म से छेड़ देते हैं, हमारी पहचान धर्म से ले आते हैं कि हमारी पहचान, हम इस धर्म को मानते हैं, इसलिए उस धर्म के लिए, उस धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये लड़ाई के तरीके। और चौथा तरीका है हम राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। राजनीतिक लड़ाई में क्या लड़ाई होती है कि हमारा आदमी सांसद, विधायक, लोकतंत्र में मंत्री, विधायक होना चाहिए। मगर भारत के परिदृश्य में अगर आप समझो तो भारत में ये जो 3 लड़ाइयाँ हैं, धार्मिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई और आर्थिक लड़ाई, ये आर्थिक, धार्मिक और ये जो 3 लड़ाइयाँ हैं, ये लड़ाई अगर लड़ना चाहते हो तो भारत में मात्र 1 लड़ाई लड़ोगे, ये तीनों बोनस में मिल जाएगा। समझ में आया? ये तीनों बोनस में मिल जाएगा। अब यही बात हमारे लोगों को नहीं समझ में आता
कि कौन सी लड़ाई अगर लड़ा जाए तो ये तीन राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक तीनों हमें बोनस में मिल सकता है। तो भारत में हमें आज वंचित अगर किया गया है तो क्या राजनीतिक आधार पर वंचित किया गया है? बताओ, आपके सांसद विधायक नहीं बनते हैं। आप कह भी नहीं सकते कि मेरे सांसद विधायक नहीं बन रहे। 131 सांसद SC ST के चुन करके जा रहे हैं ना। अरे विधायक भी आपके चुन के जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है? दूसरी, आप कैसे कह सकते हो कि मेरी लड़ाई आर्थिक लड़ाई है, मेरी लड़ाई धार्मिक? आपका धर्म ही नहीं है। पहली बात तो धर्म की लड़ाई कहां से होगी? अगर आप धर्म मानते हो तो आपकी धर्म क्या है पहचान करो। आपका धर्म है प्राकृतिक पूजक हो तो आप प्राकृतिक को पूजने वाले लोग हो, तो आपकी लड़ाई वो लड़ाई है। आपका हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई तो है नहीं कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में जा रहा है किसी की लड़ाई? हमारा धर्म हिंदू धर्म है, ये लड़ाई आप लड़ना चाहते हो और आप हिंदू है ही नहीं हो, तो आप लड़ाई काहे को लड़ेंगे? हो आप हिंदू? इस देश में एक सीन चल रहा है, एक सिनेरियो चल रही है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। समझ आ रहा? क्या बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब हमारे कुछ पढ़े लिखे गंवार लोग, मैं पढ़े लिखे गंवार की, अनपढ़ की बात नहीं कह रहा हूं, पढ़े लिखे गंवार लोग अपने आप को टीका लगा करके ये समझने की कोशिश और समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि इस देश में अगर लड़ाई छिड़ी है तो इस देश को क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाना है। यही नहीं लड़ाई है। तो वो लोग कहाँ है? कुछ लोग RSS में शिफ्ट है तो बीजेपी में शिफ्ट है, ऐसे मानसिकता के लोग। कुछ लोग कांग्रेस में शिफ्ट है, आप ही के समाज के लोग। तो अब सवाल ये है कि क्या आप हिंदू राष्ट्र में आपकी परिकल्पना क्या होगी? सवाल इस बात पे आती है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, चलो यही समस्या है, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से आदिवासी अगर इस देश का सुविधा संपन्न हो जाएगा तो कैसे होगा, यही समझने की जरूरत है। तो साथियों, अगर हिंदू राष्ट्र होगा, सबसे पहली बात, इस देश में मुख्यमंत्री हिंदू है। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री नॉन हिंदू है क्या? मुस्लिम है क्या? सिख है क्या? ईसाई है क्या? क्रिश्चियन है क्या? बताओ, है किसी राज्य का मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री आपका हिंदू है और आपका हर राज्यों का मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर भी RSS के लोग हमारी बस्तियों में आकर के कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सवाल खड़ा हो, क्यों कहते हैं? हिंदू राष्ट्र में आपको क्या मिलने वाला है? सवाल इस बात को आपको चिंतन मनन करना चाहिए, आपको खुद को सोचना चाहिए। चलो, जब हर राज्यों का मुख्यमंत्री हिंदू है, हर राज्यों का सचिव, गवर्नर सब मुख्यमंत्री है, तो फिर हिंदू राष्ट्र किस बात की? क्या बचा हुआ? क्या बचा हिंदू राष्ट्र घोषित करने में? तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में एक ही बात बची है। क्या बची है? जिस संविधान में SC ST OBC को हिंदू नहीं कहा गया। कोई वकील साहब है? वकील साहब से पूछ लो कि SC ST OBC को क्या संविधान के किसी भी आर्टिकल में हिंदू कहा गया? नहीं, बल्कि संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आपको पहचान दिया क्या? शेड्यूल ट्राइब। क्या दिया? अनुसूचित जनजाति। बाबा साहब अम्बेडकर क्या जानकारी नहीं थी? क्या अनपढ़ थे? क्या उनके पास बुद्धि नहीं थी?
कि ये हिंदू है, हिंदुस्तान में बसे हुए जितने भी SC ST OBC के लोग हैं सब हिंदू हैं, इनको हिंदू लिख दो, आर्टिकल नंबर फला में हिंदू कह दो। क्या उनके पास जानकारी नहीं थी? दुनिया का विद्वान व्यक्ति थे, दुनिया का छठे विद्वान व्यक्ति कह रहा है आपकी पहचान हिंदू नहीं है, आपकी पहचान अनुसूचित जनजाति है। बोल बच्चा, अनुसूचित जनजाति है, आपकी पहचान शेड्यूल ट्राइब है, और SC की पहचान शेड्यूल कास्ट है, OBC की पहचान अदर बैकवर्ड क्लास है। अब कहाँ हिंदू है बताओ? तो ब्राह्मण को लगता है जब इनकी संख्या OBC SC ST इनकी आबादी 90%, अब इनकी संख्या अगर ये SC और ST और OBC के नाम से भारत में ये लोग रहने लगेंगे और भारत में ये लोग SC और OBC ST के नाम से ये अगर अधिकार मांगना शुरू करेंगे तो जो 3.5% ब्राह्मण है, किसकी आबादी 3.5% है? ब्राह्मण की। 3.5% ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाएगा, उसकी आबादी 3.5% हो जाएगी। मतलब क्या समझते हो 3.5% का? क्या समझ में आता है आपको? लगता है ये 3.5% बहुत ज्यादा। अरे 3.5% का मतलब जानते हो? एक गांव का सरपंच चुनने लायक नहीं रह जाएगा ब्राह्मण। किसी एक गांव का ब्राह्मण सरपंच चुनने लायक नहीं रह जाएगा। मगर आज वो सरपंच चुनने लायक संविधान में नहीं है, मगर भौतिक में वास्तव में आज सरपंच नहीं, वो प्रधानमंत्री चुन रहा है। क्यों? सवाल खड़ा हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि साथियों, हम SC ST OBC को हिंदू के नाम से हमारा अधिकार, हमारा वोट हिंदू के नाम से अपने खाते में चढ़ाता है। जब अपने खाते में चढ़ाता है तो 3.5% ब्राह्मण इस देश का राजा बन जाता है। और इस देश में छत्तीसगढ़ में आपकी आबादी, आदिवासी का ही ले लो, आबादी कितनी है? 32% है ना? 32%। सोचो 32% है और 32% आदिवासी, 31% के जनसंख्या के आधार पर 31%, 32%, 35% इतनी ही वोट के कास्ट के आधार पर सरकार बनती है और सरकार बिगड़ती है। ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आप ही का आदमी सुने कि मुख्यमंत्री भी है ना? मगर आप वो सोचो, अब उसका अवलोकन करो, सोचो थोड़ा, माइंड अपने दिमाग को घोड़े की तरह दौड़ाओ कि कितने % वोट पाई थी बीजेपी जो सरकार बना ली। तो पाओगे, उसका सर्वे करोगे तो पता चलेगा बहुत होगा 31-32% है। 31-32% के आधार पर बीजेपी की सरकार बनी हुई है आपकी। और आपकी आबादी कितनी है? अकेले की 32% है, अकेले की बनती 32% है। अगर आप 32% इकट्ठा हो जाओ, आप 32% इकट्ठा हो जाओ, SC ST को भी साथ में शामिल कर लो, तो अकेले के दम पर आप खुद सरकार बनाने लायक हो सकते हो कि बीजेपी का आपको लोगो लेना पड़ेगा तभी सरकार बनेगी। इसका मतलब अगर 7 समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज कितनी समस्या पे? ये 7 विषय हम लोगों ने बनाया है इसमें, इस पर्चे में। इसका मतलब आप समझते हो, आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। अगर आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली तो फिर आज हम 75 साल के बाद, उस आज़ादी के बाद, अमृत महोत्सव मनाने के बाद फिर भी हम 7 विषय लगा करके चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जल जंगल जमीन नहीं बच रही है। इसका मतलब समझ रहे हो? दुनिया का सिद्धांत है
जिसके पास समस्या होती है वो व्यक्ति आज़ाद नहीं होता है, वो व्यक्ति गुलाम होता है, क्योंकि वो समस्या समाधान करने लायक नहीं होता है। इसका मतलब इस देश में एससी के आदमी, एसटी के आदमी, ओबीसी के आदमी के पास हजारों समस्याएं रोज पैदा हो रही है। उसका कारण है कि आप 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मानते हो, मगर वो आपकी आज़ादी नहीं है। अगर आपकी आज़ादी होती तो ये समस्या होती क्या? होती, जिसकी समस्या होती है वो समाधान करने लायक होता है, मगर क्या आपकी समस्या है उस समाधान करने लायक हो? नहीं हो। क्यों नहीं हो? सवाल पूछो अपने आप से। मैं केवल इतनी ही यही बात समझाने आया हूँ कि अपने अंतरात्मा से खुद पूछो कि मेरी ही समस्या क्यों बनी है, तो पाओगे इस देश में सामाजिक आधार पर आपको इस देश में अछूत बना दिया गया। सामाजिक आधार पर आपको शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया। सामाजिक आधार पर आपको इस देश में 6000 के टुकड़ों में बांट दिया। आप सोचते हो कि केवल मेरे एससी मित्र, मेरे केवल एसटी के साथ, आदिवासी के साथ ही अन्याय अत्याचार होता है। गलत सोचते हो, ये गलत आपके अंदर भावना है। आप सोचते हो कि मेरे ही साथ छुआछूत अछूत होता है, आप सोचते हो, मगर ये गलत सोचते हो। आप ही के साथ इस देश में नहीं हो रहा है। बारी बारी से सबकी पिटाई होती है। कभी एससी को पिटाई जाती है, कभी एसटी की पिटाई की जाती है, कभी ओबीसी की पिटाई की जाती है, मगर साथ में नहीं पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि पीटने वाला जानता है कि अगर इनको साथ में पीटेंगे तो ये सारे के सारे इकट्ठा होकर के हमारी पिटाई कर देंगे, हमारी पिटाई कर देंगे। इसलिए 3.5% ब्राह्मण ये जानता है। इसलिए किसी यादव की पिटाई करना है तो उसको अहिर के नाम से पीटा जाता है। किसी एससी को अगर पीटना है तो उसे चमार भंगी बना करके पीटा जाता है। किसी एसटी को पीटना है तो उसको उसके जाति से बना करके पीटा जाता है। आपको जाति को बना करके और जातीय गर्व की भावना पैदा करके पीटा जाता है। यह भी बात है, जातीय भावना गर्व करके पीटा जाता है। आपके यहाँ तो पता नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा एससी कैटेगरी में एक बहुत बड़े आंदोलन किए वाले लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीडेंटल नेता। नाम आप बताएंगे नहीं, वो समझ जाओगे। सहारनपुर का आदमी है। उसने कैसे शुरू किया? एससी के खास तौर पर एक जाति के ऊपर पिटाई ब्राह्मणों ने की। अब उसके नाम से उसने संगठन बनाया और संगठन बना करके नेता बन गया, नेता बन गया। और फिर उसी जाति का गर्व पैदा किया। क्या गर्व पैदा किया? द ग्रेट फला। क्या है? द ग्रेट फला। सारा दुनिया में जाति नहीं होती है, हमारे भारत में जो गुलाम है वही कह रहा है द ग्रेट मौर्य। मतलब जाति में, गुलामी में भी हम महानता मानते हैं। हम गुलाम है इसलिए महान मान रहे हैं। जाति क्या है मालूम है? गुलामी है। जाति आपकी गुलामी है, जाति आपकी पहचान नहीं है। कभी मत किसी के झांसे में आना। किसी महापुरुषों ने नहीं कहा कि जाति आपकी पहचान है, मगर आपके पढ़े लिखे नेता लोग आपको कहते हैं हमारे जाति का न्याय हो रहा है, हमारा जाति स्वाभिमानी जात है, हम नहीं सहेंगे। किससे नहीं सहेंगे? अरे अपने ही जाति कैटेगरी में नहीं सहेंगे। कौन किया? उसको नहीं। ब्राह्मण हमारे साथ अन्याय अत्याचार रहा, उससे नहीं कहेगा।
कि हम तुम्हारे सामने हम तुमको बख्शेंगे नहीं, हम ये जाति व्यवस्था नहीं मानेंगे, नहीं कहेगा। वो अपने ही संथाल है तो और भी जाति है, उसी जाति में कहेगा हम संथाली है, हमारा गौरवशाली इतिहास है। फिर अगला आदिवासी कहेगा हम फला जाति के हैं, हमारा गौरवशाली इतिहास है। यही सामाजिक असमानता की वजह से 3.5% ब्राह्मण आज राजा बना हुआ है और इस देश का 90% आदमी भिखारी बना हुआ है और भीख मांग रहा है कि मुझे 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू कर को दे दो। दुनिया में ऐसा कहीं देखा होगा? भारत में ऐसे विडंबना के लोग पाए जाते हैं जिनकी आबादी 90%, वो इस देश का हुक्मरान बन सकते हैं। अरे वोट का सिस्टम लागू हुआ है, वोट के आधार पर इस देश में 90% लोग इकट्ठा हो जाए तो किसी 3.5% ब्राह्मण की औकात है कि आपके दरवाजे पर आकर के कहो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे हिंदू कहे कि तुम हो, जिस एकलव्य आदिवासी एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, आज उनके वंशावली के लोग हो और आप कह रहे हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब पिटाई भी हमारी हो, हम वही धर्म माने, हमारी पिटाई भी हो रही है और हम गर्व भी कर रहे। तो बताओ गुलामी है कि आजादी? गुलामी है। तो साथियों, इस देश में असल लड़ाई, इस देश में 2 विचारधारा की चल रही है। ये जो समस्या है इसी को हम बताएंगे, समस्या कैसे निजात की जा सकती है। इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक गैर बराबरी वाली विचारधारा है जो जाति पर टिकी हुई विचारधारा है, जो छुआछूत पर टिकी हुई विचारधारा है। दूसरी समानता पर टिकी हुई विचारधारा है। और गैर बराबरी को मानने वाली विचारधारा 3.5% आबादी के लोग मानते हैं। बराबरी की विचारधारा हमारे पुरुष मूल निवासी बहुजन समाज के लोग मानने वाली विचारधारा थी, मगर हम गैर बराबरी की विचारधारा में फंस गए और बराबरी की विचारधारा हमने छोड़ दिया। इसकी वजह से हमारी सत्यानाश हुआ। इसकी वजह से आज हमें संवैधानिक इतना बड़ा अधिकार, 5वीं और 6ठी अनुसूची हमें इतना बड़ा अधिकार देता है कि आप कल्पना में नहीं कर सकते हैं कि इतना बड़ा अधिकार है। क्या अधिकार है? स्वायत्तता का अधिकार, सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार, यही ना है? सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार। दूसरा क्या अधिकार है? अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी भूमि, यही ना वकील साहब, यही ना? अपनी भूमि का संरक्षण करने का अधिकार, उसको रख रखाव करने का अधिकार आदिवासी के पास है। ऐसा ही ना कानून है। अब यही कानून 2 बताओ। आपके यहाँ अभी हिंडाल्को कंपनी की बात कर रहे थे लोग। तमाम कंपनियां आपकी जमीनें लूट रही हैं, लेके जा रही हैं। इतना बड़ा, अगर आप इस बात पे केवल इसी 2 शब्द पर, स्वायत्तता का अधिकार, सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार, मतलब आप समझते हो? सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार मतलब ये हम तय करेंगे कि यहाँ कंपनी स्थापित होगी कि नहीं होगी, ये हमारे पास अधिकार होगा। किसी सरकार के पास अधिकार नहीं होगा, ये हम तय करेंगे। ये जल जंगल जमीन के मालिक आप तय करोगे कि यहाँ कंपनी स्थापित होगी कि नहीं होगी, ये आपको अधिकार दिया गया। और इस अधिकार में एक बात और है। अब आपको एक बात और, इसको और विश्लेषण करते हैं। इसमें और क्या बताऊं? मान लो कंपनियां आपको कह रही है कि नहीं, हम आपका विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, सरकार कह रही है देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए कंपनियां स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, करो, मगर सेल्फ गवर्नेंस के अनुसार, जल जंगल जमीन की संरक्षण करने के अनुसार उस कंपनी का शेयरर हम होंगे, है ना?
उस कंपनी का शेयर हम होंगे, हिस्सेदार होंगे। इतना बड़ा अधिकार। कंपनी स्थापित होगी, ठीक करो, मगर उस कंपनी का हिस्सेदार हम होंगे। वो आप तय करो कि कितना % हिस्सेदार हम होंगे। इस देश में FDI एक कानून लागू है, फॉरेन डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट, है, पता है आपको कि नहीं? तो भारत सरकार ने 1992 में FDI नाम का कानून लाया और कहा कि विदेश से कंपनियां भारत में आएंगी और विदेश की कंपनियां हमारे भारत में रोजी रोजगार के साथ साथ अपनी कंपनियां स्थापित करेंगी, ये मैं अधिकार देता हूं, मगर उसमें हमारा इतना % शेयर है। यही FDI कहता। वो अलग बात है कि भारत सरकार FDI में अपना शेयर कम कर रही है, मगर वो कह रही है सरकार कि हमारा 49% शेयर रहेगा, तभी हम आपकी कंपनी भारत में लगाने देंगे, वरना नहीं देंगे। अब बोलो, 6वीं और 5वीं अनुसूची के अनुसार आप भूमि के मालिक हो, कंपनियां आ रही हैं, ठीक है, आओ लगाओ, मगर इसका हिस्सेदार हम होंगे। अगर हिस्सेदार हम होंगे तो एम्प्लॉय कौन होगा? आदिवासी होगा। कर्मचारी कौन होगा? आदिवासी होगा। कंपनी को चलाने का मैनेजर, डायरेक्टर मैनेजर, चीफ डायरेक्टर मैनेजर कौन होगा? आदिवासी होगा। तब ने हमारा विकास होगा। तब ने हमारा विकास होगा कि विकास इस नाम से होगा कि नहीं, हम देश के विकास के लिए अपनी जमीन हिंडाल्को फलार ठिकाने कंपनियों को दे रहे हैं, हमें क्या मिला? घंटा। और फिर हम कहां चले गए? हम फिर वही लेके चल रहे हैं अपने पूर्वजों के व्यवस्था में। किसी तरह क्या कर रहे हैं? इस पात पर तोड़ करके, इस पत्ते को तोड़ करके अपने बेचने को, जीवन यापन चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये परिस्थिति। तो साथियों, आज इतना बड़ा जो अधिकार है, ये अधिकार जानने की जरूरत है। ये इस देश के मालिक आप लोग हो, बशर्ते अगर ये देश के मालिक आप हो तो हमें करना क्या है? हमें करना ये कई काम है कि अकेले लड़ाई लड़ने से चना भाड़ भी नहीं फोड़ पाता। अकेले लड़ाई लड़ने से आपकी कोई भी समस्या समाधान होने वाली नहीं है। आपके समाज में कुछ आदिवासी का चोला पहन करके और कांग्रेस बीजेपी के तरफ से प्रोजेक्ट किए गए नेता आते हैं और कहते हैं तुम हमें वोट दे दो और हम तुम्हारा उद्धार करवा देंगे। यही नहीं कहते हैं। और 70 साल में, 75 साल में 60 साल कांग्रेस ने राज की। 60 साल कांग्रेस की नारे। और छत्तीसगढ़ में तो ये छत्तीसगढ़ के वासी को तो सोचना चाहिए कि साला एक बार बीजेपी को पलटते हैं तो एक बार कांग्रेस आती है, कांग्रेस को पलटते हैं तो बीजेपी आती है। यानी हम कांग्रेस और बीजेपी का झुनझुना बजा रहे हैं। यही नहीं कर रहे। और आपकी आबादी 32% है। इससे अच्छा तो आपके झारखंड के लोग हैं, है ना? अगर माना जाए, इससे अच्छा तो आपसे अच्छा तो झारखंड के लोग हैं। कम से कम सीवी सोरेन ने वहां पर अपना खुद का स्टैंड कर दिया, है ना? और आप लोग क्या है? एक बार कहते हो नहीं, अच्छा इस बार कांग्रेस अच्छी है, इस बार कांग्रेस अच्छी है, तो कांग्रेस को दे देते हो। फिर कांग्रेस आपके पिछवाड़े पर लात मारती है तो फिर 5 साल के बाद चौथे साल में याद आता है, ओहो बहुत ज्यादा लात पड़ गई, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब इसको बदलना है। अब कौन आना है? तो दूसरा नेता फिर पैदा किया जाएगा आपके समाज से। कहां से? वो कमल के फूल से उगेगा, आएगा, वो कीचड़ में से भी फलित हो जाएगा, आएगा, फिर उसको भी आप अपना नेता मान लोगे। काहे नेता मान लोगे? ये हमारे जाति का आदमी है, इसलिए मान लोगे, कहोगे ये हमारे जाति का आदमी। और जाति का आदमी ही जाकर के 131 सांसद
क्या आपका उद्धार कर दिए, कभी पूछा नहीं? 131 सांसद आपके जाति के नाम से चुन करके जाते हैं, क्या आपका उद्धार कर दिए? क्या आपको पता है SC ST एक्ट के खिलाफ जब लोकसभा में चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और आपके विरोध में जजमेंट दिया, तो एक भी 131 सांसदों ने ताली बजाया क्या? है? कुछ बोला क्या? बोला, मुंह से बोला? किसी सांसद का नाम बताओगे कि नहीं ये गलत हुआ? अरे आपके चुने हुए जाति के नाम से जो नेता गए हैं, अरे इस देश में तो हिजड़े को कम से कम ताली बजाने का अधिकार है, मगर आपके वोटों से चुन करके गए हुए जो 131 सांसद है वो उससे भी बदतर है कि आपके विरोध में बन रहे कानून का विरोध नहीं, जमाही तक नहीं ले सकते। ये हालत है। और आप मानते हो मेरे मसीहा है, नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो नेताजी भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये साथ वाले सो गए हैं तो इनका अधिकार खत्म कर दो। यही कर रहे हैं, हो रहा है सत्यानाश आपका। तो इसलिए साथियों, आपको खुद विचार करना चाहिए कि ये लड़ाई केवल आदिवासी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई केवल आदिवासी की इस देश में नहीं चल रही है, इस देश में सबको अगर पीटा जा रहा है, ओबीसी को भी पीटा जा रहा है, ओबीसी के साथ। अच्छा, आपको लगता है कि ओबीसी के साथ कुछ नहीं ब्राह्मण करता है? भाई हमें भी लगता है, हम भी ओबीसी है, तो इसलिए आपको लगता है कि ओबीसी वाले कहाँ से हमसे ज़्यादा उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। अरे ओबीसी के साथ भी अन्याय अत्याचार होता है, बस फर्क कितने है? क्या फर्क है? फर्क कितने है? आपको 10 जूता पड़ता है तो ओबीसी को 4 जूता पड़ता है, बस इतने फर्क। पड़ता दोनों को है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, तो हमारे मित्र, हमारे साथी जो फ्रेंड होते थे, तो हम लोग जब कुछ पाठ याद करके नहीं जाते थे, कोई लेसन याद करके नहीं जाते थे, तो डंडा पड़ती थी, गुरुजी लोग मारते थे। मारने के बाद अगर हम 4 डंडा पाते थे, हमारा पड़ोसी वाला दोस्त अगर 20 डंडा पाता था, तो हम लोग आपस में मजा लेते थे, तो 20 डंडा पाए, तुम 20 डंडा पाए हो, हम तो 4 पाए हैं, हम तुमसे अच्छा है। अरे अकल ये नहीं आती थी कि पाए तो दोनों हैं, पाए दोनों हैं, और हो यही रहा है, पिटाई तीनों की हो रही है, केवल एससी की नहीं, केवल एसटी की नहीं, ओबीसी एससी एसटी की तीनों की पिटाई हो रही है। बस केवल पावर की अलग अलग है, किसी को 500 mg की डोज पड़ रहा है, किसी को 200 mg का डोज पड़ रहा है, मगर डोज सबको दिया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, इस देश में सभी के साथ हो रहा। अच्छा, ये तो हो गए ओबीसी एससी एसटी के लोग, अब बचे माइनॉरिटी के लोग। अब ये भी कम बचे नहीं है, इनकी भी आबादी माइनॉरिटी में आ गई। अकेले मुसलमान की आबादी 18% है ना, और क्रिश्चियन मिला लिया जाए और सारे धर्मों को मिला लिया जाए तो उनकी भी आबादी कम से कम 7-8-10% माइनॉरिटी की है। और अब बताओ, अब उनकी भी आबादी अगर माइनॉरिटी को मिला लिया जाए, अब माइनॉरिटी वाले भी यही सोचते हैं क्या, मुसलमानों को जब पीटा जाता, कैसे पीटा जाता है मालूम है? मुसलमानों को पीटने के लिए ब्राह्मणों ने एक सिस्टम लागू किया है, वो अपने नहीं पीटते हैं, ब्राह्मण कभी मुसलमान को नहीं पीटता है। कौन पीटता है मालूम? हमारे एससी एसटी ओबीसी के बस्तियों में जाता है ब्राह्मण 3.5% का, और बढ़िया से चंदन टीका लगा के जाता है और कहता है तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या मात्र एक ही है, वो है तुम्हारा धर्म खतरे में। और कौन सा धर्म पंडित जी? अरे हिंदू धर्म खतरे में। क्यों? क्योंकि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, और इतनी बढ़ रही है कि मुसलमान 18 बच्चे पैदा कर रहे हैं।
अरे ब्राह्मण, तुम्हारी औकात ही नहीं बच्चा पैदा करने के लिए, दूसरा पैदा कर रहा है तो तुमको कौन सी दिक्कत हो रही है? मगर हो रही है उसको दिक्कत कि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, और उसकी आबादी बढ़ रही है, कल हिंदू पर शासन करने लगेगा। तब SC ST OBC का आदमी क्या सोचता है? हाँ, ये बात तो गलत हो जाएगा, मुसलमान हमारे ऊपर आक्रमण करके आया हुआ है और मुसलमान हमारे ऊपर शासन करने लगेगा तो हमारी समस्या, हम तो गुलाम हो जाएंगे। तो OBC SC ST आदमी तब क्या बन जाता मालूम है? हिंदू बन जाता है। वो तब SC ST OBC नहीं बनता, तब हिंदू बन जाता है। यही हिंदू बन करके मुसलमान से भिड़ जाता है। अब सोचो, यही SC ST का आदमी वहां धर्म कन्वर्टर करके मुसलमान बना, सिख बना, ईसाई बना, क्रिश्चियन बना, क्या अलग से भगवान से सीधे टपकाए गए क्या मुसलमान है? कहीं से टपकाए गए क्या मुसलमान? 18% आबादी है तो कहां से आए? कहीं लंदन से, विदेश से आए क्या? अरे आप ही के समाज से जिन लोगों ने पीड़ित थे, इस व्यवस्था से पीड़ित थे, ब्राह्मणी व्यवस्था से पीड़ित थे, जाति व्यवस्था से पीड़ित थे, छुआछूत से पीड़ित थे, उन्हीं लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन बन गए। ये अलग से नहीं आए, यही है। अरे तो रिपोर्ट भी आ गया, DNA का रिपोर्ट भी आ गया। अच्छा, ब्राह्मण कहते थे पहले, एक खास बात, पहले एक मोहन भागवत का प्राणी है, प्राणी नाम है, किसी नाम का आदमी है, वो RSS का सरसंघचालक कहा जाता है उसको। वो पहले कहता था मुसलमान विदेशी है, राइट। फिर बाद में कहता था कि आदिवासी ही इस देश के केवल मूल बसिंदे हैं, केवल इतना कहता था। ठीक है, बस अब आदिवासी मूल बसिंदे हैं, मूल निवासी है, बाकी कितना परसेंट? 52% OBC और SC मिला करके इनकी आबादी 60-70% चली जाती। 70% लोगों को वो कहता था ये हिंदू है, और बाकी आपको केवल 7.5% को कहता था कि ये मूल निवासी है। तो क्या होता था? तो इनसे प्रतिक्रिया निर्माण होती थी। 70% के लोग OBC और SC के लोग मिल करके हिंदू बन जाते थे। हिंदू बनने के बाद वो मुसलमान और क्रिश्चियन से भिड़ जाते थे। यही हुआ, दंगा हुआ। कांग्रेस के और बीजेपी के शासनकाल में 60,000 से ज़्यादा फसाद हुए। 60,000 से ज़्यादा फसाद हुए। उस फसाद में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान बता दो, एक भी ब्राह्मण मारा गया हो हिंदू की रक्षा के नाम से? है क्या उदाहरण? नहीं मिलेगा आपको। मौर्य मिलेगा, कोयरी मिलेगा, कहार मिलेगा, आहिर मिलेगा, गरेडिया मिलेगा, प्रजापति मिलेगा। ये हिंदू के रक्षक के नाम से इनकी हत्या हुई है, मगर एक भी ब्राह्मण का नाम बता दो, नहीं मिलेगा। इसका मतलब लड़वाने का काम ब्राह्मण करता था, लड़ने का काम SC ST OBC के लोग करते थे। तो ये मिलकर के प्रतिक्रिया निर्माण होती थी, और निर्माण होते होते आज 3.5% ब्राह्मण हिंदू का चोला ओढ़ करके आज आपके सारे अधिकार हथिया लिया। हथिया लिया है, छीना नहीं है, हथिया लिया है। हथिया लिया का मतलब जानते हैं? अधिकार सब पहले से बना हुआ था, आपको था, उस अधिकार पर कब्जा कर लिया, हम देवे नहीं करेंगे, जाओ। क्या कर लोगे? क्यों? क्योंकि आप हिंदू बनकर के वोट दे रहे हो, इसलिए वो जानता है ये तो SC। आप कब SC बनते हो? आप चुनाव के समय में SC ST नहीं बनते। खास बात बताता हूँ, चुनाव के समय में हमारा समाज SC ST नहीं बनता है। चुनाव के समय में हमारा समाज हिंदू रक्षक बन जाता है।
हिंदू रक्षक बन जाता है, और वही वो बनाना चाहता है कि चुनाव के समय में आप एससी मत बनो, चुनाव के समय में एसटी मत बनो, चुनाव के समय में आप ओबीसी मत बनो। अगर ओबीसी एससी एसटी बन गए तो कहेगा ओबीसी का आदमी मेरी आबादी 52% है, तो 52% के हिसाब से मुझे लोकतंत्र के सभी पिलरों पर मुझे मेरा अधिकार चाहिए। तो क्या होगा, ओबीसी अगर अधिकार मांगेगा तो क्या होगा मालूम है? न्यायपालिका में 33 जज है सुप्रीम कोर्ट में, और उस 33 जजों में से 52% अकेले ओबीसी उस जज बन सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट का। अगर ओबीसी के नाम से अधिकार मांगना शुरू कर दे तो ओबीसी की हालत ये हो जाएगी। मगर आज वर्तमान में उठाओ रिकॉर्ड, आजाद भारत में जिसकी आबादी 52% है, वो 52% का एक भी ओबीसी का आदमी मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। क्या कोई रिकॉर्ड? मुख्य न्यायाधीश नहीं बना। अब एससी एसटी की बात करें, अब एससी एसटी का आदमी तो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, अभी बन भी चल भी रहे मुख्य न्यायाधीश गवई साहब। अब गवई साहब की हालत इस देश में ऐसी है, कहना नहीं चाहिए मगर मजबूर हूं मैं कहने के लिए। हालत ऐसी है कि उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है, जूता से मारा जा रहा है, वो आदमी कोई एक्शन नहीं कर रहा है। कोई एक्शन किया क्या? एफआईआर हुआ क्या? मारने वाला कौन? ब्राह्मण। कोई एससी का मारा है, कोई एसटी का मारा है, कोई ओबीसी का मारा है? नहीं, ब्राह्मण व्यक्ति ने आपके समुदाय से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं उनको जूता मारा। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हालत ये है कि उनके ऊपर हुए आत्मघाती हमला वो खुद सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आपको न्याय कहां से देंगे? बताओ, है संभव? बताओ, आपको न्याय मिलेगा? अब हम ही आपको कहे कि हम न्यायाधीश है और आपको हम न्याय देंगे, और कल को कोई मुझे जूता मार दे और जूता मार के कहे हमारा धर्म था हमने मार दिया। अच्छा, यह भी बात है, ब्राह्मण कह रहा हमारा धर्म था हमने मार दिया, हमें भगवान से संदेशा आया। साला 6G से उसके पास संदेशा आता है, और आता है तो कहा कि हमने मार दिया। ये हालत। तो सोचो इस देश में क्या हालत बनी हुई है। इस देश में एससी एसटी ओबीसी को सामाजिक रूप से गुलाम बना करके रखा गया है। अगर आप इस देश में हुक्मरान बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, कहा जाता है ना, हम लोग बार बार कहते हैं कि लिख लो, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, 10 अक्टूबर 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उसी संदर्भ में आपको मैं बात करता हूँ। 2 बातें कही थी। एक बात कहा, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाएंगे, उस समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता। सही बात? जिस समाज में 10 इंजीनियर, 20 वकील, 30 डॉक्टर पैदा हो जाएंगे, उस समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर सीना चौड़ा करके कह रहे थे। और एक बात और कहे, ए मेरे समाज के लोगों, लिख लो अपनी दीवारों पर, तुम शासन करती जमात हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लिख लो अपनी दीवारों पर, तुम शासन करती जमात हो। 2 बातें कही। यह हो गया। अब तीसरी बात बताता हूं। 18 मार्च 1956 पे 1948 में जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं
जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाएं, उस समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता। वही बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को रामलीला मैदान उत्तर प्रदेश के धरती पर कहते हैं, मुझे सब पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। सोचो, दिमाग दौड़ाओ। दुनिया का महापुरुष एक बार कह रहे हैं कि लिख लो अपनी दीवारों पर, तुम इस देश की शासन करती जमात हो, और जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाए, उस समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता। बड़ा विडंबना है। इसी सभागार में, इसी प्रांगण में लगभग 4-5 वकील, डॉक्टर, इंजीनियर तो बैठे होंगे, है ना। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा, आंख उठा कर नहीं देंगे। अरे आंख उठाना तो दूर की बात, आपके सामने आपकी बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। महापुरुषों ने कहा था आपके ऊपर हो गया अन्याय अत्याचार, ये पढ़ा लिखा वर्ग आपका संरक्षण करेगा। मगर आज ये पढ़ा लिखा वर्ग संरक्षण करने की बजाय उन्हीं के सामने आपके बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। कौन सी आजादी? 13 लाख SC, ST, OBC की लड़कियां गायब हैं इस देश में। ये हालत है। मैं नहीं कह, NCRB की रिपोर्ट कह रही है। आप क्या समझ रहे हो इस देश की हालत क्या बनी हुई है? इस देश के 3.5% ब्राह्मणों ने ऐसी हालात पैदा कर दी है कि ये यहाँ की इकोनॉमिक, यहाँ की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर चल रहा है। वेंटिलेटर पर चल रहा है, मालूम है? वेंटिलेटर का मतलब सांस केवल आ रही है बस, वो भी जबरदस्ती ऑक्सीजन लगा के सांस दिलवाया जा रहा है। आपकी संपत्ति बेची जा रही है, आपकी नौकरियां समाप्त की जा रही है। इस देश में प्राइवेटाइजेशन के नाम से SC, ST, OBC के लोगों की नौकरियां समाप्त की जा रही है। तो मालूम है कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हिंदू राष्ट्र अगर हमें बनाना है तो कैसे बनेगा? उसको बनाने के लिए SC, ST, OBC के लोगों को नौकरी विहीन करना पड़ेगा। ठीक है, नौकरी विहीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहां से आपको जीविका मिल रही थी? SC, ST, OBC के लोगों को आपको जीने का अधिकार, जी सकते थे वो कैसे थे? नौकरी से थे। नौकरियों से आप क्या कर, पढ़ाई लिखाई करते, नौकरी करते तो आप अपने परिवार को चला लेते। तो उन्होंने इसका बंदोबस्त करने के लिए कानून लाया। कानून लाया। अभी कल परसों द वायर नाम का अखबार, न्यूज़पेपर है, उसमें एक हेडलाइन आई कि मजदूरों के खिलाफ सरकार अमेंडमेंट बिल ला रही है, और वो अमेंडमेंट बिल बन चुकी है जो मनुस्मृति के आधार पर से प्रेरित बिल है। समझ रहे? मनुस्मृति के आधार पर प्रेरित बिल है। इसका मतलब SC, ST, OBC के लोगों को कोई समझ में नहीं आया। अब मनुस्मृति के आधार पर प्रेरित बिल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को उतना ही पैसा दिया जाएगा काम के बदले जितना वो केवल सांस ले सके। समझ रहे हो? आपको, जैसे आप मजदूरी करने जा रहे हो तो ये कानून ला रहे हैं कि आप हक से नहीं कह सकते हो कि मेरी इतनी मजबूरी है, मजदूरी है, उस मजदूरी को इतना दिया जाए। ये कानून सरकार लाने पे लगी हुई है। बल्कि अगर आप मांगोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। 2010 के आसपास दरमियान में सुजुकी कंपनी थी, उदाहरण देख के समझाता हूँ। सुजुकी कंपनी थी, उसमें हजारों कर्मचारी थे।
हजारों कर्मचारियों ने कहा मेरा वेतन काफी दिन से कम है, इस वेतन को बढ़ाया जाए। तो सुजुकी कंपनी के लोगों ने क्या बंदोबस्त किया? जब वो कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे थे तो उन कर्मचारियों को एक एक नेताओं को पकड़ा और नेताओं को पकड़ करके उनको गबन कर दिया, लापता कर दिया कंपनी ने। उसका शरीर का अंग भी नहीं मिला और हजारों ऐसे लोगों को निपटा दिया। जाओ आप मांगो। तो ये व्यवस्था हो जाएगी आपके सामने। ये केवल जल जंगल जमीन तक ही मामला अभी नहीं पहुंचा है, ये अब आपको जीने तक का मामला पहुंच गया है कि अब आप जियोगे कैसे। आप जी रहे हो, आप उनके सामने बात कर रहे हो, आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लोग कम लॉ रहे, कानून बना रहे हैं। मजदूर आपको लोगों को कोरोना के नाम से आपको चहर दिवालियों में बंद कर दिया और उसी दौरान दो कानून लाया। एक कानून लाया, बिल लाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और दूसरा मजदूर लॉ लाया। उस मजदूर लॉ लेबर लॉ लाया और लेबर लॉ में 27 कानूनों का हेर फेर कर दिया गया। कितने हमारे आदिवासी एसटी ओबीसी को पता है? अब ये बात एक और बात समझ में आनी चाहिए। जब हम मजदूर की बात कहते हैं ना तो हमारे कर्मचारियों को समझ में आता है हम मजदूर नहीं है। मजदूर तो वो जो मजदूरी करता है, ईटा गारा करता है। अरे आपको समझ से परे है। मजदूर लेबर लॉ के अंतर्गत सरकार आपको भी पेमेंट देती है, लेबर लॉ से बाहर नहीं पेमेंट आपको मिलता है। तो मजदूर लॉ में अमेंडमेंट हो रहा है तो गैर सरकारी सरकारी दोनों कर्मचारी फंसेंगे। ये मत सोचना। हमारे मास्टर साहब होते हैं, प्राइमरी के टीचर हो जाते हैं तो कहते ना हमारे लिए थोड़ी समस्या है, हमारे लिए नहीं समस्या है, वो मजदूरों के लिए समस्या है। अरे आप पढ़ो, मजदूर लॉ के अकॉर्डिंग ही बाबा अम्बेडकर ने आपको सारा कानून दिया। आपको पीएफ सीएफ फंड जितना भी ये मजदूर लॉ के अकॉर्डिंग ही कटता है। तो ये मत सोचो कि मजदूर लॉ में अमेंडमेंट होगा तो कर्मचारी की समस्या नहीं है, केवल मजदूर की है। मजदूर भी है, कर्मचारी भी है, साथ में स्टूडेंट भी है। ये जो छात्र नौजवान हो रहे, कल आप भी कर्मचारी बनोगे तो आपके साथ भी इस कानून के तहत सारा आपका बंदोबस्त सरकार कर रही है। ये व्यवस्था, ये सारा चीजें चल रही है। अब आपको करना क्या है? कितना टाइम चलना अभी कि खत्म करना? समय 5:30 बजे तक है, आप जब तक बोलना चाहें बोल सकते। तो साथियों, ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को हमें समझ करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आप एक दूसरे के बहकावे के बजाय आप खुद अपने अंदर लीडरशिप निर्माण करो। सबसे बड़ी बात, हम जो कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में पड़े, क्या हम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि वास्तव में एक भी कांग्रेस के लोगों ने 60 साल के दौरान आपके छत्तीसगढ़ में ईमानदार, आपका लड़ाकू बिरसा मुंडा जैसा आपका लड़ाकू कोई नौजवान पैदा कर पाया है क्या? आपके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है कोई लीडरशिप आदिवासी की है? जब आपकी लीडरशिप ही नहीं है तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा बताओ? रियल लीडरशिप आपके पास है क्या? नहीं है। जो लीडरशिप आप मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर उस लीडरशिप को कहते हैं पूना पैक्ट के अनुसार, उसको दलाल और भड़वा कहते हैं। मैं तो कहता नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं।
जिस विधायक, सांसद को, मंत्री को आप मानते हो कि ये मेरा मसीहा है, उसी को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये आपका मसीहा नहीं है, ये आपका नेता नहीं है, ये बल्कि समाज में दलाल और भड़वा गिरी करेगा, ये आपका कुछ उद्धार करने वाला नहीं। हो रहा है। इसलिए साथियों ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। अब हम राजा कैसे बन सकते थे, सवाल इस बात का। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लिख लो अपनी दीवारों पर तुम शासन करती जमात हो, तो राजा कैसे बन सकते थे? तो राजा बनने के लिए आपके पास आपके महापुरुषों ने आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार दिया था, वोट का अधिकार दिया था। अब वोट के अधिकार के सिलसिले में हमारे लोग वोट को मानते हैं, वोट ही तो है, एक ठो वोट ही तो है, एक ठो वोट है। हमारे लोग पौआ चाहिए, 2000-3000 मिल जाता होगा, है ना? अक्सर चुनाव में बल्ले बल्ले रहता है, और दोनों भी शाम सवेरे दोनों चिकन पाव चलता है ना? और प्रत्येक व्यक्ति 2000 मिलता है, और हमारा आदमी सोचता है ये एक तो वोट है, एक ही वोट है, 2000 में है। अरे 2000 तुम्हें मिला, 5 साल में 2000 का कितना पैसा हुआ? थोड़ा हिसाब लगाओ तो हिसाब लगाओ कि एक दिन का चवन्नी मिलेगा, एक दिन की चवन्नी कीमत हो गई, तुम्हारे वोट की कीमत चवन्नी हो गई। सोचो, 2000 में आपका वोट खरीद लिया, और 2000 में खरीद लिया तो आप 5 साल के लिए दिए, 5 साल का गुणा भाग करो तो आपको एक दिन का चवन्नी जानते हो, 4 आना चलता था कि नहीं पहले? 8 आना, 50 पैसा, 25 पैसा, तो 25 पैसे कीमत हो गई। थोड़ा भिखारी को 25 पैसा दे करके देखो तो, भिखारी भी जानता है इस 25 पैसे की कीमत कुछ नहीं है, मगर हमारा पढ़ा लिखा ये नौजवान विद्यार्थी, ये समाज उस 2000 के चक्कर में ये नहीं जानता है कि हम भिखारी से भी बदतर हो गए। ये हालत हो गई हमारी। अब साथियों, उन्होंने सोचा कि ये वोट के आधार पर 90% इनकी आबादी है, और ये 32% छत्तीसगढ़ में इनकी आबादी है, और 32% के आधार पर ये लोग वास्तव में, हमारे लोग नहीं जानते वोट की कीमत, ब्राह्मण जानता है। काशीराम साहब एक बात कहते थे वोट के संदर्भ में। हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, काफ़ी माताएं चल भी गई, माताएं बहनों के लिए काशीराम साहब का नाम सुना, उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा काम किए। काशीराम साहब कहते थे वोट बेचना अपने बहन बेटी की इज्जत आबरू बेचने के समान है। काशीराम साहब का वक्तव्य, स्टेटमेंट है, वोट बेचना अपने बहन बेटी को इज्जत बलात्कार करने का लाइसेंस देने के समान है। कौन समझता है ये बात? लाइसेंस ही तो दे रहे हो, आप सोचते हो वोट ही तो है, मगर आपको ये नहीं समझ में आया इस वोट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। पता है आपको? बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम बच्चा, राजरत्न जो अंतिम बच्चा था, जब बीमार था, जब वो मृत्यु शैया पे था, बाबा साहब अम्बेडकर उसको रो रो करके बिलख रहे थे, और अंतिम बच्चे पर वो मातम मना रहे थे। तो उनकी धर्म पत्नी और उनके समाज के लोगों ने कहा कि अब रोने से कुछ नहीं होने वाला, अब पैसा दीजिए, कफन लाया जाए, इसका सत्कार किया जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर खड़ा होते हैं, खड़ा होकर के अपने कोट और पैंट में हाथ डालते हैं। उनके हाथों में जब कोट पैंट में हाथ डालते हैं तो उनके पैंट में, कोट में एक भी पैसे नहीं थे, मगर उस बच्चे का संस्कार करना था, और उस बच्चे को संस्कार करने के लिए आज हमारी माताएं होती न,
अगर हम लोग जब समाज में हमारे लोग काम करते हैं तो हमारी माताएं, जब हमारे लोग 10, 9 बजे 11 बजे रात में समाज में काम करके जाते हैं घर पे, तो माताएं कहती हैं आ गए कमा के, बहुत कमा लिए, जाइए आपका समाज है ये आपको खाना देगा, हम तो नहीं देंगे। कहती है ना, सही बात है। जब आप समाज में काम करोगे तो ये समस्या आएगी, मगर धन है उस माँ का, माता रमाबाई का, जिस माँ ने अपने पति को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कुछ बोला नहीं, बल्कि वो समझ गई कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास पैसे नहीं है। वो जाती है संदूक से साड़ी निकालती है और साड़ी निकाल करके उसका आंचल फाड़ती है, आंचल फाड़ करके उस बच्चे को कफन बनाती है। ये जिंदगी की, इस जिल्लत की जिंदगी जी करके हमारे महापुरुषों ने वोट का अधिकार दिया है। ये मुफ्त में वोट का अधिकार नहीं आया है और आप 2000 में बेच देते हो। इतनी कीमत चुकाई हमारे महापुरुषों ने। तो ब्राह्मणों ने सोचा इनकी आबादी 32% है, ये इस राजस्थान, ये छत्तीसगढ़ के ये हुक्मरान हो जाएंगे। ये हुक्मरान का मतलब क्या होगा? आपका व्यक्ति केवल मुख्यमंत्री होगा, ये हुक्मरान नहीं होता। अब हमारे लोगों को हुक्मरान और नेता, शासक समझ में नहीं आता। क्या सोचते हैं, अरे हमारा आदमी तो मुख्यमंत्री है, अब कौन सा हुक्मरान? ये हुक्मरान नहीं है। हुक्मरान का अर्थ होता है न्यायपालिका में आपके लोग होने चाहिए, कार्यपालिका में आपकी आबादी के अनुसार आपके लोग होने चाहिए, विधायिका में आपके आबादी के अनुसार आपके लोग होने चाहिए, हर जल जंगल जमीन का मालिक आप होने चाहिए। अगर इस देश में 6ठी अनुसूची लागू है इस राज्य में, तो उसका मालिक और उसका संरक्षण करने का अधिकार आपको होना चाहिए, तब हुक्मरान होगे। केवल आपका नॉमिनेट मुख्यमंत्री नियुक्त करने से आप हुक्मरान नहीं बन सकते। ये आपका मुख्यमंत्री क्या है? आपका मुख्यमंत्री नहीं है, ये नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री है, नामित किया हुआ मुख्यमंत्री है, दूसरे के द्वारा पोषित किया हुआ मुख्यमंत्री है, आपके द्वारा नहीं पोषित किया हुआ मुख्यमंत्री है। इसलिए आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, वो कुछ नहीं बोलता है। अगर वो बोलना शुरू करेगा, पीछे से बीजेपी के लोग चाबुक लेके चढ़े हुए हैं, बोलोगे तो तुम्हारी मुख्यमंत्री चली जाएगी। इसलिए 6ठी, 8वीं, 6ठी और 5वीं अनुसूची के संदर्भ में चिड़ी चुप रहना, बोलना मत। इसीलिए आपका हसदेव जंगल इसी छत्तीसगढ़ में कट गया, लाखों आपके पेड़ कट गए। आप प्राकृतिक पूजक हो, आप इस देश के संरक्षक हो, मगर आपके डिनाय कर दिया गया, आपका अधिकार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, मगर मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाया आपके जाति का होकर। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री आपका रियल मुख्यमंत्री नहीं है, ये पुतला वाला मुख्यमंत्री है। आप लोग किसान हो ना, किसान आदमी जब किसानी करता है, फसल उसको बर्बाद करने के लिए चिड़िया आती है, तो उसको डरवाने के लिए क्या किया जाता है? खेत में पुतला गाड़ दिया जाता है। देखा है ना, आप लोगों ने किया होगा ना। तो वो पुतला देख करके चिड़िया कहती है आदमी है मत जाना, आदमी है मत जाना। इसलिए कोई चिड़िया वो दाना चुगने नहीं आती है। तो ये जो आपका मुख्यमंत्री है, रियल चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि ये नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर है, नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण। ये ब्राह्मणों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। तो जिसके द्वारा नॉमिनेट किया गया है उसी का काम करेगा, आपका नहीं करेगा। क्यों आपका करे? क्यों आपका करे? सवाल इस बात का है, आपने टिकट दिया, टिकट बीजेपी ने दी। जब बीजेपी ने टिकट दिया तब आप
जैसे बीजेपी ने, कांग्रेस ने, अन्य लोगों ने टिकट दिया, उसी टिकट में से आप चुनते हो कि इसमें कौन हमारा सबसे बेहतरीन किस्म का पालतू कुत्ता होगा, उसी पर मोहर लगा देते हो। भैया यही नहीं लगाते हो? बाबा साहब अम्बेडकर ये लड़ाई लड़ने के लिए नहीं लाए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने मालूम है कौन सा अधिकार मांगे थे? ये अधिकार नहीं मांगे थे जो आज ये अधिकार आपके पास दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर इसको डिनाई कर दिएगा, बगैर जबरदस्ती थोपा गया ये अधिकार हमारे ऊपर। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। तो हमें हमारा जो अधिकार था, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था, 2 वोट देने का अधिकार था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब आप समझते हो? जब एससी के आदमी एससी को ही चुन करके भेजता और एससी का ही आदमी एससी को केवल वोट देता, उसमें ओबीसी नहीं देता, उसमें एसटी नहीं देता। केवल अगर मैं ओबीसी हूँ तो मैं केवल ओबीसी के ही लिए ओबीसी के व्यक्ति को चुन करके संसद और विधानसभा में भेजूंगा। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन से लड़ झगड़ करके ले आए थे। मगर ये गांधी जो आपने कहा ये बापू है, यही बाप ने जिसको राष्ट्रपिता कहा गया, यही राष्ट्रपिता ने हमारे सभी बच्चों को, अपने सभी बच्चों का अधिकार खत्म कर दिया। यही राष्ट्रपिता ने, जिसको सभी लोगों ने राष्ट्रपिता कहा, वही राष्ट्रपिता ने कहा ये मंजूर नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट मंजूर नहीं है। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट चला जाता तो आपको रियल रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता। अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता तो आपका आदमी आपके वोटों से चुन करके जाता, आप उसके मालिक होते और आपका व्यक्ति आपको आपके काम के लिए नॉमिनेट किया जाता। मगर आज कंबाइंड इलेक्टोरेट होने की वजह से ये सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये वोटों से, ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, इससे आपके समाज के उद्धार करने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि इससे समाज के दलाल और भड़वीगिरी करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। इसका बंदोबस्त करो। अंतिम बात, एक तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने किया, अंतिम बात ब्राह्मणों ने बंदोबस्त किया आपके वोट का। उन्होंने सोचा इनकी आबादी ज्यादा है, अगर कभी ना कभी इकट्ठा हो गए तो निश्चित सरकार बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले क्या होता था, बैलेट पेपर से चुनाव होता था, और बैलेट पेपर से चुनाव जब होता था तो भी हमें वोट देने का अधिकार नहीं होता था। हमारे वोट को हमें घर से निकलने से पहले ही गुंडे मवाली और बदमाश लोग उस बैलेट पेपर को कब्जा कर लेते थे और आप घर से निकले नहीं और आपका वोट पड़ जाता था। सही बात है? सही बात है या नहीं? है ना? था व्यवस्था। मगर काशीराम साहब का आंदोलन चला, उन्होंने जागृति पैदा किया, तो उन्होंने कहा ये वोट का अधिकार हमारा अधिकार है। तो हमारे समाज में भी गुंडा मवाली जैसे लोग, जब बाहुबली लोग अगर पैदा होना शुरू हुए तो उनकी फटने लगी, वो हट गए। तो फिर इन्होंने बंदोबस्त किया कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखा कि बीएसपी के लोग कई बार सरकार बना लिए, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो बंदोबस्त करने के लिए इन्होंने ईवीएम मशीन लाई। ईवीएम मशीन क्यों ले आई? क्योंकि आप जागृत हो रहे थे, आप अपना नेता चुनने लायक हो रहे थे, इसलिए इन्होंने ईवीएम मशीन लाई। और ईवीएम मशीन से आप वोट दे रहे हो, मगर वोट कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, और आपकी वोट की चोरी हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 में ये बात जजमेंट दिया कि 8 अक्टूबर 2013 के अनुसार ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो हम आप कहने के लिए क्या बचा हुआ है? तो ईवीएम मशीन की वजह से आज आपके एससी एसटी की वोट, ओबीसी का वोट 0 कर दिया गया।
पहले जब वोट पड़ता था तो साथियों पुर्जा मिलता था, पुर्जे पर दिखता था कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, उसी पर हम मोहर मारते थे। सही। अभी क्या होता है, मशीन आती है और मशीन का बटन दबाते हैं, वोट किधर गया, देखा, देखा, दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा। तो क्यों नहीं कहते कि इसको देखने के लिए तोड़ दे, तोड़ के देखो। हमारी मोबाइल जब नहीं चलती है हम गुस्सा आ जाते हैं तो मोबाइल या फेंक देते हैं और पता चलती मोबाइल चलने लगती है। होता है ना, होता है ना कभी कभी। पहले रेडियो एक ठो आता था, रेडियो एफएम चलता था और उसको बजाना पड़ता था। जब वो खिर करना लगा, खिर करता था रेडियो, आप लोग पुराने बजाए होंगे, तो उसको क्या ठोक दिया जाता था, फिर चलने लगता था। अरे ईवीएम मशीन भी आपका वोट ले रहा है, कहाँ गया, पटक के देखो, चला गया, किधर गया। अरे आपके वोट जानने का अधिकार है, इसलिए आपको कह रहा हूं, आपको वोट जानने का अधिकार है कि मैंने जिसको वोट दिया उसको वोट गया कि नहीं गया। ट्रांसपेरेंसी इसको कहते हैं। ये खत्म कर दिया गया और ये ईवीएम की वजह से आज आप इकट्ठा होकर के चिल्लाते हो कि मेरी ये समस्या है। वो जानता है ये आदिवासी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे इनका वोट तो मशीन में पड़ेगा ना, और मशीन तो हमारे कंट्रोल में है ना, फिर आप क्या कर पाओगे। यही हो रहा है, इसलिए आप सड़क पर भी उतर रहे हो, आप लड़ाई भी लड़ रहे हो, आप जल जंगल जमीन बचाने के लिए भी लड़ रहे हो, मगर बचाने के लिए कोई भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन से वोट उनको चुन रहा है, आप नहीं चुन रहे हो। तो ईवीएम मशीन का भी हमें बंदोबस्त करना होगा, और ये बंदोबस्त करने के लिए आपको अकेले नहीं, अब ये लड़ाई आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है, बल्कि आपकी ये लड़ाई मूल निवासी बनाम विदेशी लड़ाई हो चुकी है। अब आदिवासी बनाम विदेशी नहीं है, अब ये लड़ाई मूल निवासी बनाम विदेशी हो चुका है। विदेशी की संख्या 3.5% है, 3.5% बनाम 96% चल रहा है। बोल 85। अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप करना क्या है, बस अंतिम बात आपको, क्योंकि आप लोगों को जाना है दूर दराज, अंतिम बात, आप यहाँ जा रहे हो तो करना क्या है। यहाँ से जा करके, यहाँ से आप जा रहे हो, जितनी बातें लोगों ने, हमारे साथियों ने आपको बताई, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो एक काम करो, ज़्यादा कुछ नहीं करो, यहाँ से जाओ। आपका जिला, ये सरगुजा जिला, कितने गांव होंगे इस जिले में टोटल, पूरे सरगुजे जिले में? 425 मान लो गांव है, तो 425 में गांव में क्या करो, कुछ मत करो, केवल पहले शिफ्ट में, पहले चरण में हर गांव से एक एक आदमी को ढूंढो, हर गांव से एक आदमी को ढूंढो और एक आदमी का ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बना करके तो आपके पास संख्या कितनी हो जाएगी? 425 गांव से 425 लोग हो गए। समझ में आ गया? 425 के लोगों का आपके पास पूरे जिले की भौगोलिक समझ में आ जाएगी। ऐसे ही सभी जिले के लोगों को करना चाहिए। हर गांव से एक बंदे को ढूंढो और उस ढूंढने के बाद उनको जोड़ो, जोड़ करके जैसे ये कार्यक्रम लगा है, कार्यक्रम लगा, इस कार्यक्रम को लेकर के 425 लोगों को 1 मिनट में मैसेज चला जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दो, जुड़ जा। और 425 लोगों का ग्रुप बनाया और बना करके ये कार्यक्रम है, फला भाई आ जाना और अपने साथ 10 लोगों को लेके आना। तो 425 इंटू 10 कितने हो जाएंगे? 4000 हो जाएंगे। हो जाए? मेहनत क्या किया आपने? ग्रुप में डाला,
केवल मेहनत क्या किया, 400 लोगों का ग्रुप बनाया और 400 लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, 400 लोगों को मैसेज कर दिया और 400 लोगों को कह दिया भाई अपने अपने जिम में 10-10 लोगों को लेके आना। चलो 10 नहीं ले आया तो 5 तो ले आएगा। अरे हमारा आदमी तो जिंदा आदमी है, चला मुर्दा भी 4 लोगों को खोज लेता है, हम तो जिंदे लोग हैं। मुर्दा तो है नहीं, जिंदा आदमी खोज लेता है। बताइए मुर्दा मर जाइए, देखिए बिना आपको कहे, आप कहते हैं कि मुझे लेके चलो, तो तुरंत 4 आदमी लेके जाने के लिए तैयार रहते। अरे आप तो जिंदा आदमी हो, और जिंदा हो तो क्या आप 10 आदमी को इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं कर सकते? और ये लड़ाई कौन सी है? ये लड़ाई केवल धन संपत्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके इस देश के हुक्मरान बनने की लड़ाई है, आपको इस देश का राजा बनने की लड़ाई है, आपको इस देश का मालिक बनने की लड़ाई है। ये केवल संपत्ति की लड़ाई नहीं है। आप इस देश के, इस छत्तीसगढ़ के हुक्मरान बन जाओगे, तय करोगे। कंपनी स्थापित होगी तो हमारा आदमी लेबर होगा कि नहीं होगा, हमारा आदमी मैनेजर होगा कि नहीं होगा, हमारा आदमी जनरल मैनेजर होगा कि नहीं होगा, आप तय करोगे। समस्या आपकी होगी, समाधान आप करोगे। अभी समस्या आपकी है, समाधान ब्राह्मण करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, आप समाधान करने लायक नहीं हो। अगर ये आंदोलन छिड़ जाएगा इस देश में, इसी तरह SC और ST के OBC के लोग भी, अगर OBC के लोग भी इसी तरह हर गांव में एक OBC को तैयार करे, 400 वो भी तैयार कर लिए, वो भी कहे 10 लोगों को आदिवासी के कार्यक्रम में लेके आओ, तो 4000 वो भी चले आएंगे, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? SC ST OBC का गठबंधन हो जाएगा। जब SC ST OBC का गठबंधन हो जाएगा तो ब्राह्मण अल्पबंधन में हो जाएगा। समझ में आया? आपका सामाजिक गठबंधन होगा तो ब्राह्मण का अल्पबंधन होगा। जब ब्राह्मण अल्पबंधन में होगा तभी आप इस देश के हुक्मरान बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते हो। वरना आप कांग्रेस और बीजेपी के गोद में खेलते रहोगे। ये दोनों बारी बारी से आपको लात देते रहेंगे, जूता देते रहेंगे, मगर फिर भी हम कहते हैं अगर मार खाने के, लात जूता खाने के बाद भी आप समझ जाना और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद में आ जाना तो भी आपका स्वागत है और आप आओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बात विराम करते हैं। हो सकता है हमारा समाज लात और जूता खाने के बाद आए, हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद।